हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज़ का क्लास नंबर 12। इससे पहले हम 11 क्लास कर चुके हैं। टॉपिक वाइज जीके में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और ये उसकी क्लास नंबर 3 होगी। और स्टैटिक में आज का टॉपिक रहेगा सेंसस यानी जनगणना 2011, जिससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो थोड़ा बहुत डीप में पढ़ेंगे उसे। और करंट में हमारा नेशनल न्यूज़ यानी स्टेट वाइज जो भी चीज़ें चलेगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज यानी 45 डेज सीरीज़ का हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट के हिसाब से 45 डेज ही इन्हें कवर करने में लगाना। उसके बाद जो है कि रिवीजन करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। टॉपिक हमारा रहेगा, आज हम मगध से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने धर्म पूरे कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। और ये यहाँ तक हमने कर लिया एंशिएंट में। तो टॉपिक हमारा मगध यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पहले कवर करें, उसके बाद जो चीज़ें रह जाएगा या वो PYQ में कवर हो जाएगा। तो अगर मगध की बात करें तो मगध पहले बात क्वेश्चन बनेगा कि मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। यानी इसके संस्थापक कौन थे? मगध बृहदत्त। और कैपिटल क्या बनाई थी? गिरिव्रज। गिरिव्रज आएगा या राजगृह आएगा? उस टाइम पे दो कैपिटल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन के हिसाब से भी बनाया जाए, जैसे नॉर्थ का अलग कैपिटल, साउथ के लिए अलग कैपिटल, इस टाइप में डिवाइड। उसके बाद कौन आता है? बृहदत्त। उसके बाद उसका बेटा जरासंध। इसके बाद कुछ और रूलर भी आए, जैसे बृहदत्त के बाद जरासंध, फिर सहदेव, 3-4 रूलर आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, इसके अंदर आता है हर्यक डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी जो आती है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक का डायनेस्टी को जो है हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है। यानी इसमें जो बेटा था वो राजा बन रहा था अपने पिता को मारकर। इसके संस्थापक अगर बात करेंगे तो पहले आएगा कौन? बिंबिसार। कब राजा बने थे? 544 ईसा पूर्व। कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने राजगृह का निर्माण किया था और उसी को इन्होंने राजधानी बनाई थी। कितने टाइम रूल किया बिंबिसार ने? तो बिंबिसार ने 52 साल तक रूल किया। और इनका एक राजवेद था जिसका नाम क्या था? जीवक। जीवक जीवक को भेजा था किसकी सेवा में? राजा प्रगोत। राजा प्रगोत यानी कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा। और कौन सा डिसीज़ उन्हें था? क्वेश्चन पूछ लेगा तो पांडु डिसीज़ उन्हें था यहाँ पे। अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार की जो रणनीति थी वो अपने शासन को फैलाना, लेकिन कैसे? विवाह करके। ये उसका रणनीति था बिंबिसार का। तो 3 वाइफ थी इनकी, 3 पत्नियां थी, एक महाकौशला, चेलना और क्षमा। बोलेगा महाकौशला कहाँ की थी? कौशल की। उसके बाद चेलना कहाँ की? वैशाली की। और क्षमा कहाँ की थी? पंजाब की। तो अगर बिंबिसार से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन एक जो है वो पूछ लेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी यहाँ पे जो भी आता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा आता है तो वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। उसके बाद बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? उसका पुत्र यानी अजातशत्रु। कब राजा बनता है? 493। अब हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ें तो अजातशत्रु का निक नेम यानी एक निक नाम पूछ लेता है, क्या नाम है? कुणिक। उसके बाद कौन से धर्म को मानने वाले थे? कौन से धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। उसके बाद कितना टाइम रूल किया? 32 ईयर यानी 32 साल रूल किया था। और इसने वैशाली पर वैशाली को जीता और इस पर क्या किया था? फिर कब्जा कर लिया था। सेम चीज़ वही है कि वैशाली को जीता और कब्जा कर लिया। बोलेगा किसकी सहायता से? तो इसके एक मंत्री थे, किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से, ठीक है। इसके बाद जो है अजातशत्रु को कौन मारता है? उसका पुत्र यानी उदयन। और उदयन ने एक काम किया था, उसने पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र सिटी बसाई थी। और उदयन की जो हत्या करता है वो कौन? उसका पुत्र यानी नागदशक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियरिटी नहीं मिलती किसके इसका यहाँ पे हत्या कर दी गई, लेकिन उदयन के बाद उसका बेटा कौन बनता? राजा नागदशक। और यही जो है हर्यका डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। नागदशक को कौन मारता है? उसका मंत्री जो है, क्या नाम है? शिशुनाग। और एक अपनी अलग डायनेस्टी बसा लेता है, कौन सा? शिशुनाग डायनेस्टी। उदयन का यहाँ पे पूछ लेगा कि उदयन कौन से धर्म को मानने वाला था? तो उदयन भी जैन धर्म को। यहाँ तक एक बार क्विक रिवीजन में करा देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि हर्यक डायनेस्टी। इससे पहले पहला पॉइंट ये पूछेगा कि जो मगध यानी मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। संस्थापक बोल देगा बृहदत्त। राजधानी क्या बनाई थी? गिरिवज यानी राजगृह, कोई देगा। उसके बाद हर्यका डायनेस्टी में बोलेगा कि इसके संस्थापक बिंबिसार। कौन से धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म। कितना टाइम रूल किया? अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन कैपिटल क्या बनाई थी? राजगृह को। इसके बाद इस राजवेद बहुत बार पूछा हुआ है जीवक के बारे में कि जीवक किसके टाइम पे राजवेद था, किसके दरबार में था? बिंबिसार के टाइम पे, ठीक है। और किसकी सेवा में भेजा था? राजा प्रगो, जो कौन से रोग से? पांडु रोग से। इसके बाद बिंबिसार के 3 वैसे वो नहीं पूछता, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लेना। इसके बाद इसकी हत्या करता है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन से धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। इसका निक नेम बहुत बार पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी, कुणिक। उसके बाद
इसका जो मंत्री था किसकी सहायता से इसने वैशाली को जीता था? वशकार की सहायता से। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन। और उदयन ने क्या करा था? एक पाटलिपुत्र शहर बसाया था। और उदयन के बाद कौन राजा बनता है? यानी हर एक डायनेस्टी का लास्ट रूलर अगर पूछता है तो कौन था? नागदशक। नागदशक की हत्या कर देता है। उसकी नागदशक को कौन मार देता है? उसका मंत्री यानी कौन? शिशुनाग। और एक अपनी अलग डायनेस्टी बसाता है। कौन सा? शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी का सिर्फ फाउंडर पूछेगा यानी संस्थापक कौन है? शिशुनाग। एक काम यहाँ पे शिशुनाग ने किया था कि कैपिटल को कहाँ से? पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था। यहाँ पे पॉइंट नोट करना, ये कैपिटल को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया है ना, कौन? शिशुनाग। और जो इसके बाद राजा बनता है इसका बेटा यानी कालाशोक, वो राजधानी को दोबारा से कहाँ पे ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है। इसके बाद शिशुनाग जो डायनेस्टी है यानी वंश है उसका लास्ट शासक कौन था? लास्ट रूलर था नंदीवर्मन। फिर नंदीवर्मन को हरा के इसके बाद कौन राजा बनता है? महापद्मनन। और अपनी एक अलग डायनेस्टी यानी नंदा डायनेस्टी आ जाती है। नंदा डायनेस्टी से क्वेश्चन जाता है, यही पूछा है संस्थापक कौन है? महापद्मनन। और नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर पूछेगा कौन? धनानंद। फिर धनानंद को कौन हरा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से। और फिर अपना अलग डायनेस्टी यानी मौर्य डायनेस्टी इसके बाद आ जाता है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो क्वेश्चन आता है। अब धनानंद के टाइम पे आए थे सिकंदर, तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे सिकंदर से पूछा जा सकता है। सिकंदर से अगर बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला, सिकंदर ने कब अटैक किया था? 326 ईसा पूर्व में। इसका दूसरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर भी ने बोला जाता है। इनके पिता का नाम क्या है? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, कहाँ का? मकदूनिया का। और इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? निरयाकस, जो कि जल सेनापति। और एक होता है स्थल सेनापति, वो कौन थी? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वही है। देखो स्टोरी एकदम डीप में नहीं पढ़ना, स्टोरी डीप में पढ़ाने का इतना टाइम नहीं है, नहीं तो स्टोरी सिकंदर के ऊपर भी बहुत थी, धनानंद के ऊपर भी बहुत थी, चंद्रगुप्त मौर्य पता ही है ना। धनानंद के दरबार में जब चाणक्य गए थे, सिकंदर जब अटैक कर रहा था तो उन्होंने भी इंसल्ट कर दी थी। उसके बाद वापस आए, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उसके बाद उन्होंने पहला अटैक किया, वो फेल हुआ। दूसरा अटैक में फिर वो एक अलग रणनीति जो एक किसी को क्या हो खिचड़ी खाते हुए देखा, तो वैसे स्टोरी में बहुत बड़ा है। स्टोरी में बता के ये नहीं कि आपका ये बताने की बहुत ज़्यादा है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो इतना टाइम नहीं है हम कि स्टोरी को एकदम डीप में चीज़ें करें। तो सिकंदर के बारे में ही बहुत कहानी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट वो चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हमें कम टाइम कम है और कम टाइम में हमें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उन्हें कवर करना है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। PYQ प्लस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इल्यूशन से जो भी चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है और इसके अलावा कुछ रह जाता है तो वो मैं लास्ट में चीज़ें बताता हुआ चल जाऊँगा। ठीक है, बताता हुआ चलूँगा कि ये चीज़ें थोड़ा बहुत इस टॉपिक से पूछा हुआ था, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सिकंदर से ये आएगा। उसके बाद घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु यानी डेथ कहाँ पे हुई थी? डेथ हुई थी बेबीलोन में। जब ये सिकंदर जो है वापस कब लौटा था? 323 में। 326 में अटैक किया, ये वापस चला क्योंकि ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, 323 में वापस। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध जिसे कहते हैं हाइडेस्पीस करके भी आ सकता है। हाइडेस्पीस का युद्ध बोलेगा या फिर वितस्ता का युद्ध बोलेगा या फिर झेलम का युद्ध बोलेगा। ये वितस्ता यानी रिवर का पुराना नाम, झेलम का पुराना नाम। अभी हमारा एक टॉपिक रिवर का पुराना नाम वो हमारा स्टैटिक वाले में कवर हो जाएगा, और जो हमारा महाजनपद है उसे मैं स्टैटिक में ही कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। इसके बाद सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी। अब ये चीज़ स्टोरी में थोड़ा बहुत क्यों करा क्या करा, वो स्टोरी में चीज़ें रहती है कि व्यास नदी एक अफवाह फैला दी थी कि जो भी इसे पार करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसके लिए प्रूफ करने के लिए फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी सेना में भेजा था। फिर वो वहाँ पर उसने जहर वहर मिलाया था। जहर भी ऐसा था कि जो कुछ टाइम बाद रिएक्ट करता था, और उसके बाद जैसे ही कुछ लोग आए फिर वापस गए तो उनकी डेथ होने लग गई उस जहर की वजह से। तो उन्हें लगा कि ये चीज़ अफवाह जो है सच है। तो ये चीज़, और सेकंड रीज़न ये भी था कि यार सिकंदर की सेना ऑलरेडी इतने सारे बैटल कर ली थी, थकी हुई थी, ये चीज़ें है ना। लेकिन सबसे मेन रीज़न ये बोला जाता है कि जो अफवाह थी उसकी वजह से, है ना। तो चीज़ें थोड़ा बहुत है कि इतना डीप में चीज़ें नहीं करना, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें इन पॉइंट को नोट डाउन करना है, क्योंकि इन शॉर्ट चीज़ें आपको कवर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कवर कर लिया सिकंदर तक। अब हमारा आज का हिस्ट्री का इतना ही काम का है। अब आपको जनगणना करना है। जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत यह है डिटेल में चीज़ें करना पड़ेगा जनगणना का, और ये PDF फॉर्म भी मैं दे दूँगा। इसके अगला टॉपिक में हम कवर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंबुसार और फिर उसका बेटा अशोक के बारे में। और उसके बाद जो है शुंग डायनेस्टी हो गया, शक, कुषाण, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य, जो मेन डायनेस्टी होंगे उन्हें कवर, यानी अगले 2 वीडियो में आपका जो एंसेंट के जो मेन टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और फिर 2 या 3 वीडियो में हमारा मॉडर्न, तो हमारा जो अगले 3-4 क्लास में हिस्ट्री कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंसस 2011।
चलिए, जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन इससे बनेगा? सबसे पहले जनगणना किसने स्टार्ट कराया था? 1749 में स्वीडन द्वारा। कि कौन सी कंट्री? स्वीडन द्वारा। और 1801 में यानी 1801 में जनगणना कराई गई थी इंग्लैंड द्वारा। इसके बाद 1872 जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईयर तीनों ईयर याद रखना। 1749 स्वीडन से स्टार्ट होता है, 1801 में जनगणना स्टार्ट होती है इंग्लैंड से। और ब्रिटिश भारत में जो है पहली जनगणना 1872। ब्रिटिश भारत जिससे ब्रिटिश का कब्जा था, इस टाइप से उसे बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। लेकिन 1881 में जो है लॉर्ड रिपन 1881 में बोलेगा कि इन ईयर में कौन से गवर्नर थे या वायसराय उस टाइम पे थे, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन है। कौन सी जनगणना? नियमित यानी रेगुलर, और जो हर एक 10 साल के। तो कितने अंतराल पे होती है? ये इंपॉर्टेंट है, 10 साल के अंतराल। लॉर्ड मेयो की जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है। जनगणना को सम्मिलित करते हुए जो अब की बात की जनगणना है, यानी 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं यानी 1947 के बाद की ये 7वीं जनगणना है। 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। और इस जनगणना का नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य है। तो इसका स्लोगन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। वर्तमान में जो जनसंख्या अगर बात करें, इसके संदर्भ में भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया, चीन यहाँ पे अब सेकंड पे आ गया, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे। इससे थोड़ा बहुत अपडेट कर लेना। एरिया के हिसाब की बात करें तो क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है, और जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। और जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की कवर करती है 17.5%। ये 2011 के हिसाब से। तो 2011 के हिसाब से अगर पूछेगा कि जनसंख्या में कौन सा नंबर था, तो वहाँ पर ये पॉइंट याद करना कि अगर ईयर देता है तो चाइना था उस टाइम पे, और अगर बोलेगा वर्तमान में और ईयर नहीं देता है तो इंडिया हो जाएगा, है ना। भारत की 10 की वृद्धि दर जो है वो 17.5 रही है, न्यूनतम 17.7, ठीक है, सबसे कम। अगर बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं नगरीय 10 की वृद्धि। नगरीय का मतलब होता है कि नगर में जो पॉपुलेशन है कितनी बढ़ी है, 31.8% बढ़ी है। और जो ग्रामीण की अगर बात करें यानी गांव में जो बढ़ी है वो 12.3%। इसका मतलब ये है कि नगर की जो 10 की वृद्धि दर है ज़्यादा है। लोग जो है शहरों की तरफ ज़्यादा गए हैं, ठीक है ना। गाँव से में कम गए हैं, ठीक है, यानी गांव में कम बसे हैं, शहरों में ज़्यादा यहाँ पे गए। 1921 ये इंपॉर्टेंट है। 1911 से 1921 जनगणना को इसमें ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। जनसंख्या में ऋणात्मक कितना होता है? 0.31%, ठीक है, ये वाला। इसलिए 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष भी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 1961 से 71 के टाइम पे हुई थी। कितना? 24.80%। 2001 से 2011 इसमें जो है 17.7% जो है ये वृद्धि दर रही है। और सबसे ज़्यादा जो है दादर और नागर हवेली की बढ़ी है 55.9, और नागालैंड की अच्छा ये जो घटने वाली दर है इस है ना। सर्वाधिक अगर बात करें तो यहाँ पे रही है, और नागालैंड की 0.6% रही है। संघ सूची अगर ये बात करेंगे तो ये संघ सूची का विषय है, और एक कौन से आर्टिकल में आता है? 246 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नोट डाउन कर लेना। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो तीसरी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। कौन सी अर्थव्यवस्था? तीसरी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट तो हर एक पॉइंट है क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन बहुत डीप में पूछ रहा है। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? वृद्धि की अगर बात करें मेघालय में 27.9%, और सबसे कम अगर वृद्धि की बात करें तो नागालैंड में हुई है। जनसंख्या की अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ी है? दादरा नगर हवेली, और सबसे कम मेघालय में। 2011 में जो नगरीय जनसंख्या 31.1%, और ग्रामीण जो है 68.9% है। आगे अगर बात करें 2011 के अनुसार लिंग अनुपात 943 है। भारत की साक्षरता 73% है, उसमें पुरुष की 80.9% और महिला की 64.6% साक्षरता है। और जनगणना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो 382 यानी 1 किलोमीटर में 382 लोग। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। किसके हिसाब से? एरिया वाइज, है ना। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा जो है अंडमान निकोबार है। जनसंख्या दृष्टि से अगर बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा अपडेट जब हम चीज़ों को कराएंगे तो अपडेट में ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि कितनी लगभग पॉपुलेशन है।
यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद पौंडीचेरी उसके बाद चंडीगढ़ और फिर अंडमान निकोबार। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है केरल की है 1084 और सबसे कम हरियाणा 879। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पौंडीचेरी की है 1037 महिलाएं और 1000 पुरुष पे। उसके बाद दमन और दीव में सबसे कम है यूनियन टेरिटरी में कितना 618। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो बच्चों के हिसाब से तो 0 से 6 साल के अंदर ये होता है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा 972 और हरियाणा में जो है सबसे कम है 834। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में 968 और दिल्ली में सबसे कम है 800। अगर राज्य की जनगणना यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी अगर बात करें स्टेट में तो सबसे ज़्यादा बिहार में यानी 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है क्योंकि हिल स्टेशन है और वहाँ पे लोग जंगल एरिया भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो हिल स्टेशन में कम ही रहेगा। 17 यानी 1 किलोमीटर के अंदर आपको 17 लोग जो है एवरेज आपको मिलेगा। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है 11,320 11,20 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये थोड़ा इस चीज़ को मैं देख लेना 11,020 या 11,320 के आसपास, ठीक है, इतना तो नहीं होगा, 11,20 के आसपास हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार। यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में 46 है। साक्षरता की अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है 94% और सबसे कम जो है साक्षरता में बिहार है 61.8%। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा साक्षरता दादर नगर हवेली की है 76.2 और लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे कम है 91। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है यूनियन टेरिटरी में। ये साइन थोड़ा नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे ये जो साइन है ये सबसे कम का है और ये ज़्यादा का है। यहाँ पे हाँ दादर नगर हवेली की कम है 76 पॉइंट और लक्षद्वीप की ज़्यादा है। यहाँ पे ये अपडेट परसेंटेज भी लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेसिक कॉमन सेंस लगा लेना है ना। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की अगर बात करें ज़िले में तो थाने यानी महाराष्ट्र में, और सबसे कम जो है अगर बात करें सेकंड नंबर पे, सबसे कम नहीं बल्कि सेकंड नंबर की अगर बात करें तो यूपी 24 परगना। अगर न्यूनतम सबसे कम की बात करें तो दिहांग की घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश की है और दूसरे नंबर पे अजाव घाटी, ये भी अरुणाचल प्रदेश। शिशु मृत्यु दर में अगर बात करें तो ग्रामीण में 41, ठीक है, और शहरी में शिशु मृत्यु दर शहरी में 25। इसको थोड़ा बहुत पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। ये तो ऐसे मातृत्व अगर मृत्यु दर की बात करें मातृत्व तो प्रति 1 लाख पे 167, 13 से 16 के अनुसार 130 हो गई है। 167 था, अब ये 13 से 16 के अकॉर्डिंग जो है ये 130 हो गई है। तेंदुलकर समिति के अनुसार यूपी में निर्धनता जो है वो 24.4% है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो राज्य उड़ीसा में है, जबकि निर्धनता में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 1919 है। शीर्ष 3 साक्षरता वाले राज्य केरल मैंने बोला था 94, मिजोरम, उसके बाद गोवा। न्यूनतम में बिहार है, फिर अरुणाचल है और फिर जो है राजस्थान। इनके साक्षरता दर भी नोट कर लेना कितना है। और यूनियन टेरिटरी अगर बात करें टॉप के 3 तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप कह सकते हो, दमनदीप और फिर अंडमान निकोबार, और सबसे कम दादर नगर हवेली, फिर पौंडीचेरी और फिर जो है चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता में अगर बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप और फिर मिजोरम, और न्यूनतम में बिहार और फिर अरुणाचल प्रदेश। स्त्री साक्षरता में केरल सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, और कम में बिहार और फिर राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर जो है वो राजस्थान में है 27.1%। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट डाउन कर लेना। न्यूनतम जो है मेघालय में 23.1%। 2001 से 2011 में सबसे ज़्यादा निरक्षर व्यक्तियों की जो कमी है वो यूपी में रही है। और शीर्ष घनत्व वाले बिहार में सबसे ज़्यादा, मैंने बोला था डेंसिटी के हिसाब से बिहार है, फिर बंगाल आता है, फिर केरल और फिर जो है यूपी आता है। और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर जो है सिक्किम आता है। शीर्ष यूनियन टेरिटरी अगर बात करें इनमें जन घनत्व में तो दिल्ली में सबसे 11,320, वहाँ पे मैंने बोला था नोट डाउन 11,320 है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर दिल्ली में 11,320 लोग मिलेंगे। चंडीगढ़ आता है, फिर पौंडीचेरी। यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार, फिर दादर और फिर लक्षद्वीप। अनुसूचित जनजाति इनका भी पूछ लेता है। अनुसूचित जाति यानी 80 की कुल जनसंख्या 16.6% है। 10 के वृद्धि दर 80 की हुई है 20.8%। सर्वाधिक 80 यूपी में और न्यूनतम 80 वाले कहाँ पे हैं, मिजोरम में। सर्वाधिक 80% पंजाब में 31.9 और न्यूनतम जो है मिजोरम में
SC का लिंग अनुपात है 945। ST अगर बात करें तो कुल जनसंख्या 8.6% है, लिंग अनुपात 990 हो गया। सबसे ज़्यादा ST मध्य प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार विकलांग 2.21% है, और सर्वाधिक विकलांग जो है वो दृष्टि विकलांग वाले ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। ठीक है, तो ये हमारा 2011 सेंसस से था, जो कि मैंने बोल दिया। पॉइंट आपको बोलना था, ऐसा तो है नहीं कि समझाने वाली चीज़ था। पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जो चीज़ आपका नहीं पता, जो चीज़ आपको, ठीक है, इससे बाहर वैसे मुश्किल ही आएगा, फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाता है 2011 सेंसस से तो वो चीज़ आपका PYQ में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे करंट अफेयर्स की। हमारा स्टेट न्यूज़ चल रहा था, और इससे पहले हमने स्पोर्ट्स अवार्ड ये सब चीज़ें कर चुके हैं। अभी तक हम रैंक कर चुके हैं, इसके बाद हमने अपॉइंटमेंट कर लिया, उसके बाद चीफ जस्टिस कर लिया, उसके बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कर लिया, नेशनल अपॉइंटमेंट कर दिया, स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट कर लिया, स्पोर्ट्स अवार्ड कर लिया, अवार्ड्स कर लिए जो मूवी अवार्ड होते हैं। अब हमारा करेंगे क्या, नेशनल न्यूज़ यानी यूपी, मध्य प्रदेश, स्टेट वाइज क्या क्या चीज़ें हुई है वो चीज़। नेशनल न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे यूपी, तो सरकार वाराणसी यानी यूपी से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ यानी असम तक जो है सबसे लंबा नदी क्रूज़ यानी गंगा विलास लॉन्च करेगी। ठीक है, यूपी सरकार जो है, अगर बात करें गवर्नमेंट, NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन यानी परख का मतलब क्या था, प्रदर्शन मूल्यांकन समग्र विकास के लिए ज्ञान की समीक्षा विश्लेषण की अधिसूची। तो परख बोलेगा सिर्फ, वो परख किसने स्टार्ट किया है। मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये गणतंत्र दिवस और इस टाइम लास्ट टाइम के क्या थे, ये अतिथि थे। PM मोदी ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम रखा है। कहाँ पे रखा है, इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया, जिसका नाम है अमृत उद्यान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने दुनिया की पहले इंट्रोंजल कोविड-19 वैक्सीन इंट्रोवाइक करके है। ऑपरेशन दोस्त अगर बात करें, ये ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा ये सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भूकंप आया था तो उससे के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है वो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। निर्मला सीतारमण ने रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2023 को जो है 1 वर्ष के लिए वाशेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने 1 जनवरी को। हैदराबाद में जो SMSN है समूह, उसने पॉल बोरेस्ट ब्रांड नाम के तहत जो है कैंसर चिकित्सा के लिए दुनिया की पहले जेनेरिक पॉल्बो सिक्लब टैबलेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेल मंत्रालय के पैनल ने 2027 तक 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण जो नीति 2023 को मंजूरी दी है, और CCEA ने कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेगा, 157। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को ऑनलाइन विक्रेता के रूप में शामिल करने के लिए मीशो के साथ, किसके साथ गैप समझौता किया है, मीशो के साथ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आंकड़े के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता दर है, और केरल में सबसे ज़्यादा है 94%। ये हमने सेंसस में आज करा। PM मोदी ने सिलवासा, कहाँ पे, सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अब हमारा स्टेट वाइज अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट हुआ था, विशाखापट्टनम जो इसकी नई राजधानी बनी है, और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भवना पांडु बंदरगाह का नाम चेंज करके मुलापेटा ग्रीनफील्ड बंदरगाह चेंज कर दिया है। और अरुणाचल प्रदेश के जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया, एक सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। और असम में जो है, असम कैबिनेट ने असम में पर्यटन क्षेत्र को किसका दर्जा दे दिया, उद्योग का दर्जा। और असम जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगा। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण किसने स्टार्ट किया है, बिहार ने। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन कौन बनी है, मैथिली ठाकुर। तो नेक्स्ट वाले में गोवा 4-5 स्टेट हम कवर करेंगे, और जो है अगले वाले में स्टेट वाइज हमारा कवर हो जाएगा, यानी ये वाली PDF हमारे कवर हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कौन, SPD करंट अफेयर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं 45 तक आपका टॉपिक जून तक का करंट अफेयर्स हो जाएगा। उसके बाद के करंट अफेयर्स को मैं 1-2 वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो मिलते हैं क्लास नंबर 13 में, और ऑलरेडी हमारा 12 क्लास हो चुके हैं। 13 में हम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक, ये हमारा टॉपिक वाइज में रहेगा। स्टैटिक में हमारा रहेगा 5 ईयर प्लान, और करंट में हमारा ये आगे के नेशनल न्यूज़ रहेगा।